हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल क्रिकेट एलएलबी। हम लोग आज एलएलबी 4th सेमेस्टर का सीआरपीसी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और ये आपका बीएलएलबी 8th सेमेस्टर में भी है, तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आरोप किस धारा में परिभाषित है। आपसे पूछा गया है कि जो चार्ज है इसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। अब ये डेफिनेशन क्लॉज से आया है क्वेश्चन। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं डेफिनेशन जहाँ से पूछी जाती हैं। जैसे 2A में आपका पूछ लिया जाता है कि किसकी डेफिनेशन दी गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि जमानती अपराध जिसको बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं, तो 2A में इसको डिफाइन किया गया है। वहीं 2B जो है 2B में आपका डिफाइन किया गया है चार्ज को, यानी आरोप को डिफाइन किया गया है। 2C में आपका डिफाइन है संज्ञेय मामला जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। वही 2D, ये चारों आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2D में आपका कंप्लेन की डेफिनेशन दी गई है जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवाद। ओके, तो ये चार जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा भी कुछ हैं सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका 2G में पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो 2G में आपका इंक्वायरी है यानी जांच। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अन्वेषण कहाँ पे दिया गया है, तो आप बताओगे 2H में अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। वहीं पे 2I भी याद रखो, 2I में दिया गया है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो सबसे पहले दिया गया है इंक्वायरी जो कि आपका 2G में दिया गया है, वहीं फिर अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन 2H में दिया गया है, 2I में दिया गया है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग। और यहाँ पर याद रख लो सबसे पहले क्या है, 2A में जमानती अपराध है, फिर 2B में चार्ज की डेफिनेशन दी गई है, 2C में आपका दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध। इसके बाद 2D में दिया गया है कंप्लेन की डेफिनेशन। इतनी सेक्शन याद हो गई आप लोगों को। अब इसके अलावा भी कुछ सेक्शन है जो कि आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, जैसे कि आपका 2L में आप लोगों का डेफिनेशन दिया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे आपका जो है सी में दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस और वहीं पे 2L में दिया गया है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। आपसे प्लीडर की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो 2Q में याद रखना प्लीडर की डेफिनेशन दी गई है। कहाँ पर, 2Q में। उसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पुलिस रिपोर्ट, वैसे FIR की डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि FIR को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इसको याद रखना FIR को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, आपका जो है FIR की अलग से जो है इसमें डेफिनेशन क्लॉज में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन आपका सेक्शन जो है 154 में जरूर 154 में आपका ये दिया गया है संज्ञेय मामलों में इल्तिला। वहां पर जो है FIR के बारे में जो भी बताया गया है वहीं पर दिया गया सेक्शन में, लेकिन यहाँ अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, किसी अलग से सेक्शन में। तो 2Q में आप लोगों को भी हमने बताया था प्लीडर की डेफिनेशन दी गई है, और वहीं पे 2R जो है 2R में दिया गया पुलिस रिपोर्ट। R से याद रखना रिपोर्ट। ठीक है, और पुलिस रिपोर्ट लेकिन है। ठीक है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस उसमें सेक्शन में डिफाइन है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U में दिया गया है। ठीक है, पब्लिक का PU याद रखना, ऐसे करके U से रिलेट कर लेना। ठीक है, U में दिया गया है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको बोलते हैं लोक अभियोजक। इसके अलावा बस ज्यादा सेक्शन नहीं है, बस एक और सेक्शन याद रख लो, 2 सेक्शन। ठीक है, 2W में आपका दिया गया है समन मामला। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि समन मामला कहाँ पे डिफाइन है, तो 2W में समन मामला दिया गया है, और वहीं पर 2X जो है 2X में आपका वारंट मामले दिए गए हैं। ठीक है, तो W में याद रखना समन मामले और X में याद रखना वारंट मामले, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके बाद जो है 2WA जोड़ा गया था जिसमें दिया गया है विक्टिम की डेफिनेशन। ये इतने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2WA, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अमेंडमेंट पूछा जा सकता है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये सेक्शन जोड़ा गया, या 2WA में इसको हिंदी में बोलते हैं 2BA। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, तो उसमें पूछा जाएगा कि क्या डिफाइन है, तो आपको बता देना है कि विक्टिम की डेफिनेशन इसमें दी गई है। चलो हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, हाँ ये क्वेश्चन आपका था कि आरोप की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो हम लोगों को पता चली गया कि 2B में जो है आरोप की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इतना हो गया आपका, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमने बता दिया आपको। अब याद रखना आप लोग, तो ये जो भी हमने बताया सेक्शन, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार सारी सेक्शन रिवाइज कर लो, क्योंकि इनमें से आपका कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, यानी आपकी जो CRPC है ये कब से लागू हुई है।
ऑप्शन इसके दिए गए हैं जुलाई 1973 का पहला दिन, या 1 अप्रैल 1974, या 2 अप्रैल 1974, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1974 से जो है आपका सीआरपीसी लागू हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीआरपीसी है ये मतलब इनैक्ट कब हुआ था, कब अधिनियमित हुआ था ये कानून, ठीक है। तो ये आपकी डेट याद रखना आप लोग, 25 जनवरी 1974, ठीक है, ये डेट याद रखना, इसके अधिनियमित होने की डेट है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक संज्ञेय मामले में एक पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है। संज्ञेय मामले में जो है पुलिस अधिकारी क्या क्या कर सकता है, ऑप्शन इसके दिए गए हैं। केवल वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तारी हो सकती है, वारंट के साथ या वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एक संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी जो है वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई सीआरपीसी के किस अध्याय के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अध्याय 19, अध्याय 20 या अध्याय 15, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, तो देखो 15 में तो दिया गया है मजिस्ट्रेटों से परिवाद दिया गया, ठीक है, कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट्स। अध्याय 20 जो है, अध्याय 20 में दिया गया है आपका मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामले का विचारण, ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा समन मामले का विचार दिया गया है 20 में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई, यानी वारंट मामलों का विचारण पूछ रहा है। तो ये आपका जो है सही है आंसर नंबर ए, अध्याय 19। अध्याय 19 में आपका दिया गया है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई का जो प्रोविजन है वो दिया गया आपका अध्याय 19 में, ठीक है। 1-2 और याद रख लो आप लोग, जो चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर 17 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जो है चार्ज के बारे में बताया गया जिसको आरोप कहते हैं। ये धारा आपका 211 से लेकर के 224 तक इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है सेक्शन 18 याद रखना, 18 में दिया गया है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण दिया गया है, ठीक है। तो 18 में आपका दिया गया है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, वहीं आपका 19 में दिया गया है मजिस्ट्रेटों के द्वारा वारंट मामलों का विचारण, और जो है अध्याय 20 में दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा समन मामलों का विचारण, ठीक है। ये अध्याय याद रखना। इसके बाद जो है अगला जो आपका है अध्याय 21, ठीक है, अध्याय 21 भी आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें दिया गया संक्षिप्त विचारण, जिसको समरी ट्रायल कहते हैं। ये आप लोग 18, 19, 20 और 21 ये जो है चारों अध्याय याद रखना, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आपराधिक न्यायालय का वर्ग नहीं है। ऑप्शन है आपका प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी भी महानगरीय क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी है आपका द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी है आपका कार्यकारी मजिस्ट्रेट। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वैसे आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए यहाँ पर कि इनमें से कौन आपराधिक न्यायालय का वर्ग में आता है, इनमें से कौन है जो आपराधिक न्यायालय के वर्ग में आते हैं। तो आपका है उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो है आपराधिक न्यायालय का जो वर्ग है उसमें ये सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी, इनमें से इस सीआरपीसी के अंतर्गत जो पावर्स दी गई इनमें से कौन है जो प्रयोग कर सकता है इन शक्तियों का। तो पुलिस या अभियोजक या बचाव पक्ष के वकील या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारे जो है इसका सीआरपीसी के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरफ्तारी का अर्थ है कानूनी अधिकार द्वारा या कम से कम स्पष्ट कानूनी अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना। ये कथन कैसा है, सही है, गलत है या अस्पष्ट कथन है, कैसा है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई डकैत फिरौती लेने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो डकैत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। अब ये कथन कैसा है, सही है कि गलत है, या स्पष्ट कथन कैसा है। तो ये कथन आपका जो है गलत है, ठीक है। इसको डकैत जो है फिरौती लेने के जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उसको अरेस्ट नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन
कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें से किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसके ऑप्शन है धारा 38, धारा 40, धारा 41 या धारा 44। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 44। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह, कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है क्या वो भी गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को? अगर कर सकता है तो कब करेगा, उसका सिचुएशन क्या है। ऑप्शन ए है कि संज्ञेय अपराध करता हो, यानी जिसको गिरफ्तार करना है तो वो व्यक्ति या तो संज्ञेय अपराध कर रहा हो, तब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है और उसको जो है पुलिस के हवाले कर सकता है। या फिर एक गैर जमानती अपराध कर रहा हो, या फिर एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है, या फिर एक असंज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध कर रहा होता है अगर कोई व्यक्ति, तो ऐसी कंडीशन में जो है एक प्राइवेट व्यक्ति को भी ये अधिकार हो जाता है कि वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक प्राइवेट व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, तो इसकी प्रक्रिया जो है ये कहाँ पर दिया गया है, किस सेक्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका धारा 43। ये जो है आप लोग 43 याद रखना। ठीक है, धारा 43 में दिया गया है कि एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध कर रहा होता है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री, ठीक है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसे गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्वाज्ञा प्राप्त करेगी। वैसे तो क्या है कि किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर उस महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है उस महिला को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद में भी। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि जो है उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को, जो महिला पुलिस होगी उसको जो है अनुमति लेनी होगी, क्या पूर्वाज्ञा लेनी होगी, किसके लेनी होगी, तो इसका ऑप्शन दिया गया है जिला दंडाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, या पुलिस अधीक्षक से, या फिर प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से, या फिर सत्र न्यायाधीश से। तो इसमें जो है किससे लेनी होगी पूर्वाज्ञा, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से जो है उनको पहले लेना होगा अनुमति, तभी जो है उस महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है। तो इनमें से कौन सी धारा है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धारा 54A जो है ये गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो ऑप्शन है इसके धारा 38 या धारा 40 या धारा 41 या धारा 44। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है अभी मिला था आप लोगों को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये धारा 44 में जो है एक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये भी डिस्कस किया था, ये भी रिपीट है। ये वाला क्वेश्चन आपका नया है। ठीक है, यहाँ से बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 24 घंटे से अधिक जो है पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकती है, उसको जो है मजिस्ट्रेट को सूचना देना होगा। ठीक है, कि उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाने का भार साधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिपोर्ट जो है किसको करेगा।
ऑप्शन है आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या जिला न्यायाधीश को या फिर राज्य सरकार को या जिलाधिकारी को। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिलाधिकारी को, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको जो है इनको सूचना देना होगा, ठीक है। उनके जिन व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है उसकी रिपोर्ट देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन की तामील किस प्रकार से की जाती है। ऑप्शन है इसके एक पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा या किसी अन्य अधिकृत लोक सेवक द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी समन की तामील की जा सकती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के द्वारा भी समन की तामील करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है यह एक कैदी का एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरण होता है, या ऑप्शन बी है कि यह एक आपराधिक मामले का एक अदालत से दूसरे में स्थानांतरण, या ऑप्शन सी दूसरों को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाना, या ऑप्शन डी आरोपी को कोर्ट से जेल ले जाना। ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन सी, आरोपी को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा, ठीक है, जो अरेस्ट वारंट है उसका निष्पादन किया जा सकेगा। ऑप्शन इसके दिए गए हैं, इसे क्रियान्वित करने वाले पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर या उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर जिसने इसे जारी किया था, या फिर भारत में कहीं पर भी, या ऑप्शन डी उस राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन सी, भारत में कहीं पर भी जो है गिरफ्तारी का जो वारंट है वो निष्पादन किया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर भी वो व्यक्ति मिल जाएगा वहाँ पर ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट कि दांडिक न्यायालय द्वारा जारी की गई गिरफ्तारी का वारंट प्रवृत्त रहेगा, यानी जो दांडिक न्यायालय के द्वारा जो वारंट जारी किया जाएगा, अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा, तो वो कब तक जो है फोर्स में रहेगा, मतलब कब तक जो है प्रवृत्त रहेगा। तो इसके ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष तक, या 5 वर्ष तक, या 20 वर्ष तक, या फिर जब तक इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। अगर एक बार जो है दांडिक न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, तो जब तक ये आपका अरेस्ट वारंट प्रभाव में रहेगा, जब तक कि वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो जाता है, या फिर जब तक कि उस न्यायालय के द्वारा जिसने वारंट को जारी किया था उसके द्वारा उसको रद्द नहीं कर दिया जाता है, तब तक जो है ये आपका वारंट, अरेस्ट वारंट जो है प्रभाव में रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन जो है लिखित होगा, या ऑप्शन बी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा, या ऑप्शन सी उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ये लिखित भी होगा वारंट और पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा और न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी, ठीक है, सील भी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। अब ये आपका केस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जोगिंदर कुमार का जो केस है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है गिरफ्तारी की सख्ती से संबंधित है, या फिर अदालतों की अंतर्निहित शक्ति, या मजिस्ट्रेट की शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है आपका जोगिंदर कुमार का केस। अगला क्वेश्चन जो है आपसे ये भी जो है केस से ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मुकदमों में से किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शन जो है विशेष मार्गदर्शक निर्देश जो है जारी किए गए थे। तो एक बहुत ही फेमस केस आप लोगों ने सुना भी होगा, ये डीके वसु का केस। ये डीके वसु के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो क्या क्या कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या राइट्स होंगे जो अरेस्ट व्यक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर मिल गया ना। डीके वसु के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी अरेस्ट से रिलेटेड। अब ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की संविधिक परिभाषा दी गई है। तो ऐसा तो किसी सेक्शन में नहीं दिया गया है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि एफआईआर की जो है डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दी गई है। जैसे बाकी चार्ज को डिफाइन किया गया है, आपका विक्टिम को डिफाइन किया गया है, और आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सबको डिफाइन किया गया है, लेकिन एफआईआर को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये जो धारा 54 और धारा 55, धारा 56 है, तो इनमें आपका दिया गया है धारा 154 में कि संज्ञेय मामलों में इल्तिला, ठीक है, कि संज्ञेय जो मामले हैं उनमें इल्तिला कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। और धारा 155 जो है, धारा 155 में दिया गया है असंज्ञेय मामलों में इल्तिला, ठीक है। तो बस इसी को जो है आपका धारा 154 को एफआईआर बोल देते हैं, जहाँ पर जो है संज्ञेय मामलों में सूचना दी जाती है, और वहीं पे जो है इसको एनसीआर बोल देते हैं, जो असंज्ञेय मामलों में सूचना दी जाती है, ठीक है। और वहीं पे आपका जो धारा 156 है, 156 में दिया गया है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी नहीं डिफाइन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक संसूचना हस्ताक्षरित की जाएगी। प्रत्येक संसूचना जो है किसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी? यहाँ पे संज्ञेय होना चाहिए, ठीक है, ये वाला संज्ञेय, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको बोलते हैं। तो संज्ञेय अपराध के होने की प्रत्येक संसूचना हस्ताक्षरित करी जाएगी किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित करी जाएगी, ठीक है। जो भी व्यक्ति सूचना देगा उसी के द्वारा उसको हस्ताक्षरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि परंतु कि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अधीन अपराध किए जाने की इल्तिला दी जाती है, तो ऐसी इल्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित की जाएगी। अब ये जो है किस संशोधन के द्वारा ये चीज जोड़ी गई है? तो ये का आपका 2013 में संशोधन हुआ था दंड प्रक्रिया संहिता में, उसी के द्वारा ये प्रोविजन जोड़ा गया है धारा 376 में, ठीक है। कि जब भी जो है धारा 376 के अंतर्गत जो भी सूचना दी जाएगी, तो ऐसी सूचना जो है एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिखा जाएगा, ठीक है, दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? तो एफआईआर का जो है इसमें कौन सा एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, यह सूचना पुलिस अधिकारी को देनी है, तो ये तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है कि यह जानकारी संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, ये भी आपका एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट, यह जानकारी घटना के बाद सबसे पहले दी जाती है, ये भी आपका इसका एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट है कि जानकारी जो है किसी अपराध से संबंधित हो, फिर चाहे वो संज्ञेय हो या गैर संज्ञेय है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है ये आपका जो है गलत इसका ऑप्शन है, ठीक है, यानी ये इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। बाकी के ऊपर जो 3 है वो इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद कर लेना। वैसे भी अलग तरीके से अगर घुमा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ठीक है, कि पहले तो सूचना जो है पुलिस अधिकारी को दी जानी चाहिए, और जो एफआईआर होती है वो हमेशा संज्ञेय मामलों में होती है, और एक घटना के तुरंत बाद दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अनुसार एफआईआर का सार किसे भेजा जाना चाहिए? ऑप्शन है इसके जिला कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को, या मुख्यमंत्री को, या फिर राज्यपाल को। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का पुलिस अधीक्षक को, ठीक है, एसपी को जो है भेजा जाता है अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जो है एफआईआर लिखने से मना कर देता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया था? तो इनमें से किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था? तो इसका जो है ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन ए डीके बसु का केस, या ऑप्शन बी यूथ बार एसोसिएशन का केस, या फिर ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य का केस, या फिर ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी जो कॉपी है वो ऑनलाइन अपलोड करने का जो है निर्देश दिया था कि ऑनलाइन अपलोड हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण की अनुमति दी जा सकेगी? ऑप्शन इसके भारत के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा, या ऑप्शन बी प्रदेश के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा, या ऑप्शन सी उस अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, या ऑप्शन डी सत्र न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी,
उस अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज करने की तारीख से 3 महीने के भीतर एक बच्ची के बलात्कार के संबंध में जांच पूरी की जा सकती है, किस धारा के तहत प्रावधान की जाती है। तो ये ऐसा प्रावधान जो है किस धारा के अंतर्गत है। ऑप्शन है आपका धारा 173 1A, ऑप्शन 174 या आपका धारा 154 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धारा 173 1A में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक संदर्भ मामला है, यानी एफआईआर से रिलेटेड कौन सा केस है। ऑप्शन है आपका ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, या अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य, या नीलम कटारा बनाम भारत संघ। तो अब इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर लिखने से कोई भी पुलिस अधिकारी जो है मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट के पास शक्ति है। मजिस्ट्रेट के पास किस प्रकार की शक्ति है। ऑप्शन है आपका ए, प्रारंभिक जांच करने के लिए अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करे, या फिर ऑप्शन बी, पुलिस द्वारा जांच के लिए निर्देश दे, या ऑप्शन सी या तो ए या तो बी, ऑप्शन डी केवल बी लेकिन ए नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, या तो ए या तो बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख करता है। तो ऑप्शन है आपका धारा 160, धारा 162, धारा 161 या धारा 164। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, धारा 161 में जो है आपका अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथनों का अभिलेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत स्वीकारोक्ति का बयान दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं है। इनमें से कौन स्वीकारोक्ति का जो बयान दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऑप्शन है आपका प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या उपरोक्त दोनों, या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है वो जो है स्वीकारोक्ति का बयान दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं है धारा 164 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(1) के अनुसार कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन है आपका स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन, या उसे दिया गया कोई बयान, या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, स्वीकारोक्ति। ठीक है, तो धारा 164(1) के अनुसार जो है कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। अब इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। ठीक है।